टीवी 20 न्यूज पर आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद ने मनाया मानवाधिकार दिवस। आजमगढ़ जिले के अंबेडकर पार्क में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के पदाधिकारियों ने संगोष्ठी कर मानवाधिकार दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर त्यागी ने मीडिया को बताया कि आज़ादी के बाद हमने जो सोचा था कि हमारे अधिकार एवं हक स्वयं मिल जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हक व अधिकारों पर बड़े पैमानों पर हनन हो रहा है। मानवाधिकारों की उपेक्षा व ग्रीन के फलस्वरूप ऐसे बर्बर कार्य एवं जिनसे मनुष्य के अंतर्भावना उत्पीड़ित हुई और शर्मसार हुई। इस अवसर पर और क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर त्यागी ने, आइए आपको सुनाते हैं। आज मानवाधिकार दिवस है। आज मानवाधिकार दिवस पूरे विश्व में मनाई जा रही है और 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र 46 देश के लोगों ने मिलकर के मानवाधिकार की स्थापना किए और मानवाधिकार मानव के लिए जिसका हक और अधिकार का हनन हो रहा है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके लिए मानवाधिकार आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के उनको अधिकार दिलाने का काम मानवाधिकार करता है। और आज हमने तो सोचा था कि भारत में आज़ादी के बाद स्वयं हमको जो है कि आज़ादी, हमारे आवाम को आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज भी पूरे देश में जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, इंसानियत के नाम पे लोगों को भड़का करके आए दिन दंगा कराया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम का दंगा कराया जा रहा है। अभी हाल में ये सरकार जो कि नौजवानों को बेरोजगार बना चुकी है, सभी संस्था को निजीकरण करके एक तरफ सरकार गरीबों को आवास उपलब्ध करा रही है, वहीं आज भी कुछ लोग आवास के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। यही नज़ारा आजमगढ़ में देखने को मिला, जहां थक हार कर शीतलहर के मौसम में अपनी पत्नी और बच्चों समेत राजू राम ने जिलाधिकारी कार्यालय पर आवास पाने की चाह में भूख हड़ताल पर बैठ गया। राजू राम ने बताया कि सदर तहसील के जहानागंज विकासखंड के बैलाकोल गाँव के वो निवासी हैं। उनके पास रहने के लिए एक अदद कच्ची कोठरी थी जो बरसात के समय गिर गई थी। राजू राम के पास रहने के लिए मकान नहीं है। त्रिपाल डालकर अपने परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे रहते हैं और आवास पाने के आस में अधिकारियों के चक्कर लगा चुके थे, लेकिन उसके बाद भी कोई अधिकारी उनको सहयोग नहीं किया। इस कारण विवश होकर भूख हड़ताल पर परिवार सहित उन्हें बैठना पड़ा। उनकी मांग है कि उनकी दशा को देखते हुए आवास आज की सहायता प्रदान की जाए। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित राजू राम ने क्या कुछ कहा। ये कारण है, जो हम लोग 3 साल से सर डीएम साहब को भी धरना देते हम लोग को दिमाग खराब हो गया है सर हम लोग को आवास लैटरिन नहीं मिला हुआ है सर हम लोग को ठंडे पाले पर बच्चे के लेकर सर त्रिपाल डालकर घर जीवन बिताते हैं सर। हम लोग को पास कुछ भी नहीं है सर हम लोग रहने वाले हैं सर जहानागंज ब्लॉक के हैं सर, बैलाकोट गांव के हैं सर। अच्छा, तो इसके पहले कभी आपने मांग की है? हाँ सर, कई बार मांग की है, 3-4 बार आकर यहाँ धरना डाले हैं। डीएम साहब का भी दरखास्त भी डाले हैं। साहब हम लोग को पास कुछ भी नहीं है सर एक मैं विकलांग आदमी हूँ सर। अच्छा, तो आप चाहते क्या हैं? सर क्या पूर्व में भी कभी मिला मिला है आवास? हाँ, आपको मिला है कभी आदेश? नहीं सर, कभी नहीं मिला हुआ है सर। अच्छा, तो आज आप किसके साथ बैठे हैं धरने पे? सर ये डीएम साहब के कारण बैठे हैं। हमारे औरत भी हैं, 3 बच्चे हैं और सर एक बच्चा 7 पर के लेकर आए हैं। 2 बच्चे घरे हैं सर। कब तक हड़ताल पे रहेंगे? सर जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं सर। ठीक। प्रदेश के कानपुर देहात से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जिले के कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। आपको बता दें कि अकबर कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर में रोज की तरह मजदूर कपड़ा फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे। तभी अचानक फैक्ट्री में आग भीषण लग गई। मजदूर किसी तरह अपनी जान बचाकर फैक्ट्री से निकले, तब तक आग की तेज लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया।
लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की सूचना पर मौके पर पुलिस व स्थानीय लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं अगर मजदूर की बात माने तो आयल पाइप फटने से फैक्ट्री में आग लगना बताया जा रहा है। आइए सुनाते हैं कि लाल सिंह फैक्ट्री मजदूर व फायर ब्रिगेड कर्मी ने घटना के बारे में क्या कुछ कहा। इस माल चलने लगा, चलने पर पाइपलाइन अंदर फट गई है, फटने पर आग लगी। कितनी देर हो गई? 2 घंटे हो गए लगभग। क्या बनता है यहाँ पे? इसमें कपड़ा फिनिश होता है। क्या नाम है फैक्ट्री का? फैक्ट्री क्या नाम है? प्रीमियम शूटिंग। फायर स्टेशन माती पर हूँ। तो मुझे लगभग 3 बजे ये सूचना मिली कि प्रीमियम शूटिंग जो जैनपुर में फैक्ट्री उसमें आग लगी हुई है। तो तत्काल यहाँ से 3 गाड़ियाँ रवाना की गई। इसके अलावा यहाँ जैसे ही देखा आग की भीषणता को देखते हुए भोगनीपुर से 2 फायर टेंडर रवाना किए गए, 1 सिकंदरा से किया गया। इस तरह कुल मिला के हमारे पास लगभग 6 फायर टेंडर से मैंने जो है इस पर आग पे कार्य करना शुरू किया। चूँकि आग इसमें स्टैंटिंग ये जो होता है कपड़ा प्रीमियम शूटिंग है, इसमें जो है कपड़े सुखाने का कार्य किया जाता है। तो उस जो मशीन था उसमें तेल की ऑयलिंग का कुछ प्रोसेस था, इस वजह से तेल में आग लगी हुई थी तो पानी से नहीं बुझ पा रही थी। फिर हम लोगों ने जो है फोम कंपाउंड का भारी मात्रा में प्रयोग करके इस पर जो है चारों तरफ से अटैक किया है। जब इसको नियंत्रण कर पाए हैं उसके बाद चूँकि इसमें हीट इतना ज़्यादा हो गई थी उसके साथ फिर है ना पानी से कूलिंग करते उसको उसकी हीट को भी कम कर दिया। लगभग कितना घंटे समय लगा? हमें कंट्रोल करने में लगभग 1 घंटा लग गया था और कूलिंग करने में जो समय लगा वो अब तक कूलिंग हो रही है। सर क्या माना जाए कि कंपनी प्रबंधन द्वारा फायर के मानक पूरे किए गए थे? मानक जो इंडस्ट्री के हैं वो तो पूरे नहीं थे, लेकिन जो प्राइमरी फायर फाइटिंग वो उसके द्वारा वहाँ स्थापित थी। अगर अग्निशमन यंत्र मानक के अनुरूप होते तो शायद आग इतना भीषण रूप न लेती, क्या मानते हैं इसको? वो दोनों रूप हैं। अगर इक्विपमेंट भी हमारे पास है और उस पर कार्य करने वाला व्यक्ति अगर उस तरह से दक्ष पूर्ण रखने वाला नहीं है या उसके अंदर साहस नहीं है तब भी थोड़ा एक टिपिकल पोजीशन बनती है। उपकरण होने के साथ साथ उसको चलाने का और हिम्मत वाला आदमी चाहिए तब फायर फाइटिंग की जा सकती है। क्या मानते हैं कि फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही के चलते सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी? उसमें दरअसल जो आग लगी है वो एक स्टैंडिंग मशीन थी, उसमें कितने लोग कार्य करते हैं, हालांकि कोई उसमें हताहत नहीं हुआ, इस तरह कोई सूचना नहीं है। पूरे देश में किसानों का आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का आक्रोश बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह द्वारा किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ वाद दाखिल किया गया है, जिसके याचिकाकर्ता भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह हैं, जो चिल्ला बॉर्डर पर किसानों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं को जेवर के इंस्पेक्टर द्वारा रोक दिया जा रहा है। यही नहीं, दिल्ली के हर बॉर्डर पर किसानों के साथ यही व्यवहार पुलिस कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग प्रधानमंत्री को चुने हैं, लेकिन अब उन्हें हमसे घिरा है और हम लोगों के शरीर से उन्हें बदबू आ रही है और वे हम लोगों से मिलने को तैयार नहीं है। आइए सुनाते हैं कि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। जो भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको जेवर का इंस्पेक्टर जेवर टोल पर रोक रहा है और ये सिलसिला कल से चल रहा था। इसलिए हमने जो हमारा विश्वास लोकतंत्र पे और देश के प्रधानमंत्री पे होता है वो इसलिए टूट गया कि हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री जब हमको अपने पास तक नहीं जाने देते, जब किसानों की बात सुनने में उन्हें घृणा होती है, उन्हें किसानों में बदबू आती है, तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उस पे अपनी करुण कहानी को लेकर हमने कल याचिका दायर कर दी है और उस याचिका को दायर करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी। डॉक्टर AP सिंह के द्वारा हमने ये निवेदन किया माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि हमारी सुनी नहीं जा रही। हम जो मांग कर रहे हैं वो हम इस आज़ाद भारत में भी परतंत्र होकर गुलाम होकर गुजर कर रहे हैं। जब बात आई कि प्रधानमंत्री से अपना रुख समझाओ और अपना आज़ादी के लिए तुम भी प्रधानमंत्री से निवेदन करो कि हमें भी आज़ाद कर दो, किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों को फसलों के दाम तय करने का उद्योगपतियों की भांति अधिकार दे दो, तो उन्होंने हमको दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं किसी भी किसान को बॉर्डर के अंदर
यानी दिल्ली में प्रवेश करने का अधिकार भी नहीं रहा और पुलिस फोर्स लगाकर लाठियां चलाना, गोली चलाना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, पानी की बौछारें छोड़ना, हर कीमत पे किसानों को दिल्ली से बाहर रखने का आदेश दे दिया। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब हम नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से माननीय देश के प्रधानमंत्री से हमारा संघर्ष जारी रहेगा। भानु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भानु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान, जय किसान, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद, जिंदाबाद। खरीदारी करने गई महिला के बैग से लाखों रुपए की चोरी। आजमगढ़ में लगातार पड़ रही ठंड की वजह से भले ही लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया हो, लेकिन जहानागंज में चोरी की वारदातों से लोगों में गर्माहट लाकर रख दिया है। आजमगढ़ मुख्यालय से मार्च 17 किलोमीटर दूर जहानागंज में चोरी की वारदातें तेज़ी से बढ़ी हैं। बीते 2 अक्टूबर को गौरसर में चोरी के दौरान जब गाँव वालों ने चोरों को पकड़कर जहानागंज पुलिस को सौंपा था, पर उसे कुछ घंटों बाद छोड़ दिया गया था। वहीं ताज़ा वाकया यह है कि मंगलवार की शाम को सुमन देवी अपने ससुराल से रामपुर मायके शादी में आई हुई थी। उसी दौरान जहानागंज बाजार में कुछ जेवर खरीदने और कपड़े खरीदने के लिए शुभम वस्त्रालय गई। इसी दौरान एक मुंह बांधकर महिला शुभम वस्त्रालय में प्रवेश करती है और सुमन देवी के बैग में रखे जेवरात पर बड़ी चालाकी से हाथ साफ कर देती है। चोर महिला शायद इस बात से अनजान रहती है कि हमारी सारी करतूत कहीं न कहीं CCTV में कैमरे में कैद हो रही है। फिर क्या, जब सुमन देवी घर पहुंचती हैं और अपना बैग खोल चेक करती हैं तो उसमें से जेवरात बैग से नाराज मिला। इसके बाद उनके होश उड़ जाते हैं। आनंद फानंद में वो दुकान पहुंचती हैं और काफ़ी तलाश के बाद जब CCTV फुटेज खंगाला जाता है तो उसमें लाइव चोरी करती एक महिला की तस्वीर आती है। यह देख सुमन देवी के होश उड़ जाते हैं। आइए बात की सूचना पीड़िता सुमन देवी महिला थाना अध्यक्ष को देती है। पहले आनाकानी की जाती है, उसके बाद मौके की नज़ाकत को देखकर तहरीर ले ली गई, लेकिन अभी तक मौके पर पुलिस न तो जांच पड़ताल शुरू की, नहीं मुकदमा दर्ज किया। आइए सुनाते हैं कि पीड़िता सुमन देवी ने घटना के बारे में क्या कुछ कहा। मेरा नाम सुमन यादव है। हम रामपुर अपने मायके में शादी थी, वहाँ पे आए थे, मार्केट गए थे। वहाँ से मेरे पर्स से 2.5 लाख रुपये का जेवर चोरी हो गया। कितने का जेवर आपका चोरी हुआ, क्या उसका आकलन है? 2.5 लाख। अब तक आपने थाने में तहरीर दी है? थाने में कोई एप्लीकेशन आपने दिया? तो क्या कुछ कार्रवाई के नाम पे कुछ हुई? कार्रवाई के नाम पे कुछ थाने में कुछ आपको हुआ? कुछ थाने में कार्रवाई के नाम पर क्या आपको आश्वासन मिला? कुछ एप्लीकेशन दे दी है? ठीक है, ठीक है। चाहे जितना भी योजना बनाकर जनता को जागरूक करे, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसका कुछ और ही रहता है। सरकार लाख योजना चलाए, लेकिन इनके अधिकारी उसको पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जिससे सरकार के प्रति जनता में असंतोष फैलता रहता है। लेकिन सच्चाई इसका कुछ और ही रहता है। इसी तरह का मामला जनपद के मिठौरा ब्लॉक के ग्राम सभा पिपरा कल्याण का है, जहां पर 2018 में ग्राम सभा में स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्राथमिक विद्यालय पर चिल्ड्रेन फ्रेंडली शौचालय का निर्माण कराया जाना था, जिसको लेकर धन भी अवमुक्त कर दिया गया था और निर्माण कार्य भी चालू कर दिया गया था। लेकिन वह निर्माण आज भी अधूरा रहा, जबकि उसका धन ग्राम प्रधान व सचिव की मिलीभगत से निकाल लिया गया। वहीं इस योजना के संबंधित अधिकारी भी आज तक उस कार्य का स्थलीय निरीक्षण नहीं किए। मामला तब सामने आया जब ग्राम सभा के जिम्मेदार नागरिक उक्त निर्माण कार्य की जानकारी लेना चाहे तो पता चला कि उक्त निर्माण कार्य का लागत धनराशि संबंधित जिम्मेदार लोग निकाल लिए हैं और कार्य को अधूरा छोड़ दिए हैं। आइए सुनाते हैं कि प्रधानाध्यापक जगदीश गुप्ता ने इसके बारे में क्या कुछ कहा। भीमराव अम्बेडकर प्राथमिक विद्यालय पिपरा कल्याण के प्रधानाध्यापक जगदीश प्रसाद गुप्ता हैं। हमारे वहाँ प्रधान जनवरी 2018 से इको फ्रेंडली शौचालय बनवा रहे हैं, जो आज भी अधूरा है। टंकी पर ढक्कन नहीं है और जो सीट अभी लगा नहीं है और फर्श भी अभी अधूरा है, टाइल भी नहीं लगा है, पानी की टंकी भी नहीं बनी हुई है
और पानी जाने का माध्यम भी नहीं बना हुआ है। और बाउंड्री वाल जो बनाए हैं उसमें गेट नहीं लगा है, उसकी सफाई नहीं हुई है, रंगाई नहीं हुई है। ऐसे ही प्रधान जी का काम है, बच्चे शौचालय नहीं बना है तो बच्चे पढ़ेंगे तो कहाँ शौचालय के लिए जाएंगे। बुजुर्ग माँ बाप की सेवा न करने वाले बेटे बेटियों की अब खैर नहीं है। प्रॉपर्टी से किया जाएगा बेदखल, कानून बनाने की कवायद शुरू। माता पिता की प्रॉपर्टी हड़प कर उन्हें घर से बाहर निकालने वाले बेटे और बेटियों की अब खैर नहीं। योगी सरकार जल्द ही बुजुर्ग माँ बाप की संपत्ति हड़प कर उन्हें बेदखल करने वाले बच्चों के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत बुजुर्ग माँ बाप की सेवा न करने वाले बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने माता पिता वरिष्ठ नागरिकों भरण पोषण कल्याण नियमावली 2014 में बेदखली की प्रक्रिया को शामिल करते हुए इसके संशोधन की तैयारी शुरू कर रही है। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने शासन को संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर पिछले दिनों ही इसकी रिपोर्ट भेजी है। दरअसल यह नियमावली 2014 में बना दी गई थी, लेकिन इसमें वृद्धा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति को संरक्षित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना नहीं बनाई गई थी। कोर्ट से मिल रहे निर्णयों से पता चला है कि बूढ़े माता पिता को उनके ही बच्चे उनकी प्रॉपर्टी से निकाल देते हैं या उनका ख्याल रखने की जगह घर में माता पिता से पराया व्यवहार करते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने अपनी रिसर्च के बाद यह डाटा तैयार किया है। रिसर्च में पता चला है कि माता पिता की देखभाल न करके उनको उन्हीं के घर में बेगाना बना देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अध्यादेश की मंजूरी के बाद बुजुर्ग माँ बाप की सेवा न करने वाले को प्रॉपर्टी से ही बेदखल कर दिया जाएगा। यूपी लॉ कमीशन की स्टडी में पता चला है कि उत्तर प्रदेश में माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली 2014 और माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम 2007 जिन उद्देश्यों से बने थे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आयोग ने खुद ही नियमावली 2014 की विस्तृत कार्य योजना बनाई है और बेदखल की प्रक्रिया को भी शामिल करते हुए संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया है। जल्द ही शासन इस पर फैसला लेगा। आयोग की सचिव सपना त्रिपाठी ने बताया कि शासन को प्रारूप का प्रतिवेदन 4 दिसंबर को ही प्रस्तुत कर दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने अजमतगढ़ ब्लॉक का निरीक्षण किया है। इस दौरान ब्लॉक में कार्यों में अनियमितता मिलने पर उन्होंने सीडीओ एवं खंड विकास अधिकारी व एडीओ पंचायत को फटकार लगाई। जनपद में विकास कार्यों में अजमतगढ़ ब्लॉक सबसे नीचे है। साफ सफाई का उन्होंने निर्देश दिया। इस दौरान ब्लॉक का निरीक्षण कर ब्लॉक की हकीकत समस्त सचिवों को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में प्रगति तेज करने का निर्देश दिया है। 2685 प्रधानमंत्री आवास में अब तक नहीं कराए गए रजिस्ट्रेशन पर भड़के सीडीओ। फाइलों का रखरखाव ठीक करने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को दिया निर्देश। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में अब तक 22 गांवों में नहीं हुआ समूहों का गठन, नहीं खुल पा रहे हैं खाते। इस दौरान लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं दे सके सीडीओ को जानकारी, जिस पर सीडीओ ने सख्त नाराजगी व्यक्त की है। निष्प्रयोज्य बिल्डिंग को ध्वस्त कर नीलामी का निर्देश सीडीओ ने उपस्थित अधिकारियों को दिया है तथा लाभार्थियों को आवास देने में देरी होने से वे भड़क गए हैं और एडीओ पंचायत और खंड विकास अधिकारी को उन्होंने फटकार लगाई है। इस दौरान क्या कुछ कहा मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने, आपको सुनाते हैं। हम लोग जो प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास के रजिस्ट्रेशन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले हफ्ते में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक मुफ्त रूप से जो भी प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास के लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में एक मुफ्त बटन दबा के पैसा भेजा जाएगा। उसी की तैयारियों के तहत हम यहाँ पर आए हैं। समीक्षा मैंने किया है आवास प्लस की और माननीय मुख्यमंत्री आवास की। इसमें पाया गया है कि यहाँ की प्रगति अभी धीमी है और इसको तेज करने के लिए इनको निर्देशित किया गया है और जहाँ कहीं कोई लापरवाही हो रही है उसमें जिम्मेदारी तय करने के लिए मैंने खंड विकास अधिकारी को उसमें निर्देशित किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय आजीविका मिशन में राशन जो ड्राई राशन वितरण है उसमें भी प्रगति धीमी है, अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। क्या समस्याएं आ रही हैं उनको देखने के लिए और इसको शीघ्र और 15 तारीख उसको कंप्लीट करने के लिए इसमें निर्देशित किया गया है। इसके अलावा जो पंचायती राज की जो सामुदायिक शौचालय पंचायत भवन कायाकल्प
उनके बीच में समीक्षा की गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और बैंकों में चलाया गया चेकिंग अभियान। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर राजेश तिवारी व कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में आज थाना कोतवाली पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न बैंकों, यूबीआई, आईसीआईसीआई, एसबीआई आदि के अंदर व बाहर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत श्रम विभाग के उप श्रमायुक्त व उनकी टीम के साथ विभिन्न होटलों व ढाबों पर कार्यरत कर्मियों को चेक किया गया। कहीं भी बाल श्रम करते हुए नहीं पाए गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में किसान यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ज्ञात हो कि कृषि विरोधी काले कानून के अध्यादेश को वापस लेने के लिए पूरे देश भर में किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी लगातार लड़ाई लड़ रही है। इसी क्रम में पूर्व मंत्री व गोपालपुर विधानसभा के विधायक नफीस अहमद के नेतृत्व में सपाहियों की टोली गांव-गांव निकल रही है। इसी क्रम में विधानसभा के ग्राम सभा कौआपुर से मोतीपुर तक किसान पदयात्रा निकालकर व चौपा लगा किसानों से कृषि विरोधी काले कानून के संदर्भ में वार्ता की गई। इसी किसान यात्रा में सेक्टर प्रभारी संत विजय यादव, पंकज यादव, सोनू यादव, राम मिलन विशाल सहित सैकड़ों संख्या में किसान व कार्यकर्ता मौजूद थे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नफीस अहमद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नफीस अहमद जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी। दिव्यांगजनों को भारत सरकार की एडीपी योजना के अंतर्गत कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदान किया जाएगा। विकासखंड परिषद ठेकमा आजमगढ़ में दिव्यांगजनों को भारत सरकार की एडीपी योजना अंतर्गत कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन, बैसाखी, छड़ी, मानसिक दिव्यांगजन हेतु किट, नेत्रहीन बच्चों के लिए किट एवं कृत्रिम अंग, हाथ पैर आदि उपलब्ध कराने हेतु चिन्हीकरण कार्ड भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जीटी रोड कानपुर एवं जिला प्रशासन के सहयोग से परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। आयोजित परीक्षण शिविर में कुल 129 दिव्यांगजन उपस्थित हुए। कैंप में मेडिकल बोर्ड द्वारा 33 दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किए गए। एलिम्को की टीम द्वारा परीक्षण कर ट्राईसाइकिल हेतु 29, बैसाखी हेतु 16, व्हील चेयर 7, दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ पैर के 7, दृष्टिहीन छड़ी 4, कान की मशीन 2 दिव्यांगजनों का चयन किया गया। जनपद हापुड़ में सपा जिलाध्यक्ष तेज प्रताप प्रमुख व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा 9 दिसंबर को ट्रैक्टर यात्रा निकालने जाने पर पुलिस ने जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख व समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के खिलाफ महामारी फैलाने की धारा 144 का उल्लंघन कराते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया, जिससे हापुड़ जनपद के समाजवादी कार्यकर्ता गण एवं पदाधिकारी गण में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि छात्र सभा अध्यक्ष संजय गहलोत ने बताया कि सरकार द्वारा जो ये कृषि कानून पारित किए गए हैं, इसके विरोध में आज पूरे देश का किसान सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहा है तथा जगह जगह धरना एवं विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसके विरोध में 9 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख अपने साथी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए धौलाना से हापुड़ तक ट्रैक्टरों पर किसान यात्रा निकाल रहे थे, जिसमें न तो ज़्यादा भीड़ थी और न ही कोई व्यक्ति ऐसा था जिसके चेहरे पर मास्क न पहना हो। सभी लोग अपने अपने ट्रैक्टर पर थे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, परंतु राज्य सरकार के इशारे पर जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख एवं समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के खिलाफ महामारी फैलाने तथा धारा 144 के उल्लंघन मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिससे हापुड़ जनपद के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में काफ़ी आक्रोश व्यक्त है, क्योंकि वह एफआईआर बिना किसी सत्ता, बिना किसी आधार एवं बिना किसी ठोस साक्ष्य के पुलिस द्वारा सरकार के दबाव में आकर लिखी गई है, जिसको खारिज किया जाना न्यायहित एवं जनहित में अति आवश्यक है और भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण धरना में प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार दिया गया है और इस तरह एफआईआर लिखने से मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है, जिस कारण उक्त एफआईआर को प्रत्येक रूप से खंडित किया जाने का आदेश पारित किया जाए। आइए सुनाते हैं कि संजय गहलोत छात्र सभा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। जैसे कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले 14 से 15 दिन से किसान जो यूपी के बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर के, हरियाणा के बॉर्डर पे जो बड़े हैं बेचारे, मैं तो पढ़ा ही बोलूँगा, क्योंकि वो इस टाइम इस सरकार ने घर से बेघर करने का काम किया है, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम किया, उन पे इस टाइम इतनी सर्दी में पानी छोड़ने का काम कर रहे हैं, पानी की बौछार करने का काम कर रहे हैं। मैंने तो कल भी टीवी में देखा, वहाँ पे 2 हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं बीमारी के कारण, बीमार होने के कारण।
आज जो हमने धरना दिया था वो हमारा मेन मकसद धरना देने का ये था कि हमारे माननीय तेजपाल प्रमुख जिलाध्यक्ष हापुड़ समाजवादी पार्टी के, उनके खिलाफ उन्होंने कल मुकदमा करने का काम करा, जबकि वो पार्टी की गाइडेंस के अनुसार वो चलते हैं। हमारे जिलाध्यक्ष पार्टी ने दिशा निर्देश दिए कि 15 तारीख तक आपको रेगुलर कुछ ना कुछ जिले के अंदर करना है, वो उसे लागू कर रहे थे और इन्होंने मुकदमा लिखने का काम करा। तो हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज एक एसडीएम को ज्ञापन दिया और अपनी मांग रखी कि वो मुकदमे जो भी हैं वो वापस लिए जाए। हम किसान हित में हमेशा खड़ा होने का काम करेंगे। हम सड़क से लेकर संसद तक ऐसी पद यात्रा करने की कोशिश करेंगे, और जो ये लोग बाज नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी अपनी ऐसी नीतियों से बाज नहीं आई, तो हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। खराब मौसम के कारण सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रद्द हो गया है। कार्यक्रम स्थल से सभी अधिकारी जिला मुख्यालय लौट गए हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे की प्रगति की समीक्षा करने वाले थे सीएम योगी। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया स्थित मदिया पार्क के मंदोही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन आज सुनिश्चित हो गया था। वहीं खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री का प्रोग्राम आजमगढ़ के अतरौलिया में स्थित मंदोही में कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, जिसके चलते जिले के प्रशासनिक आला अधिकारी व जिले की पुलिस फोर्स को बिना कार्यक्रम के ही वापस लौटना पड़ा। वहीं आजमगढ़ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने बताया कि मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। आइए सुनाते हैं कि कमिश्नर आजमगढ़ विजय विश्वास पंत ने क्या कुछ कहा। प्राप्त हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर अब नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आज संभवतः कारण हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम है, लेकिन संभवतः कारण ये है कि सुबह आज विजिबिलिटी बहुत कम थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के और बहुत सारे इंगेजमेंट्स थे, तो उन्होंने अपने और पूरे कार्यक्रम निपटाए हुए हैं और यहाँ वाला जो कार्यक्रम है वो नहीं कर पाए हैं। उन्होंने निर्देश दिया हुआ है कि यहाँ पे जो चीज़ें थी जो जिस वजह से वो आ रहे थे उनको चीज़ों को यहाँ से करा लिया जाए। कुछ इश्यूज़ थे जो रूट के बारे में उनको निपटा के करा लिया जाए और ये सब चीज़ें उनको इन्फॉर्म करा दी जाए, उनके दफ्तर को इन्फॉर्म। सर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को क्या निर्देश दिया आप लोग दीजिए? क्योंकि इसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि एक बहुत ही उनका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, तो उसमें ये समय के साथ पूरा हो, उसकी प्रगति इसकी प्रगति समय के साथ हो, और क्योंकि वो इस क्षेत्र के विकास के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, इसीलिए यहाँ से दो बहुत बड़े जो है एक्सप्रेसवेज यहाँ से गुजर रहे हैं, तो इसी के बारे में वो ऑन साइट एक रिव्यू करना चाहते थे। और उनके जो उन्होंने निर्देश दिए हुए हैं मिट्टी की सप्लाई के और जो जिला प्रशासन को लैंड एक्विजिशन वाले, वो सब हम समय पर काम पूरे कराएंगे। सर, मुख्यमंत्री जी को लखनऊ से आना था गोरखपुर सर? हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर से यहाँ आना था वाया अम्बेडकर। मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं पर किसानों को दी जाएगी क्षतिपूर्ति। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, सूखे की अवधि, बाढ़, ओला, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, जल भराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जाने सकने वाले अन्य जोखिमों, रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति के कारण बीमित फसल में नुकसान से उपज में कमी होने पर योजना में प्राविधान के अनुसार क्षतिपूर्ति देय होगी। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 निर्धारित है। जनपद हेतु वर्ष 2020-21, 21-22, 22-23 तक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इंडिया लिमिटेड को नामित किया गया है। बीमा कंपनी का टोल फ्री नंबर 1800116515 संपर्क कर सकते हैं। अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप एग्रीकल्चर ऑफिस से भी संपर्क कर सकते हैं। कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत 6 लाख युवाओं को प्रमाण पत्र देने की तैयारी प्रशासन ने कर ली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का जो कदम उठाया है उसमें प्रशिक्षण लेकर बड़ी मात्रा में युवा अपना स्वरोजगार कर रहे हैं और विभिन्न सरकारी निजी संस्थाओं में नौकरी कर रहे हैं। प्रदेश में बड़ी संख्या में परंपरागत शिल्पकार एवं कुशल कारीगर उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा उत्पादित सामग्री की देश और प्रदेश में व्यापक मांग है। प्रदेश के कारीगरों शिल्पकारों द्वारा कई उत्पादित वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी मांग है, किंतु उत्पादों के शिल्पकारों, बुनकरों, कारीगरों के प्रमाणीकरण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण वस्तुओं की बिक्री में कठिनाई हो रही थी। इन स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पहली बार पूर्वार्जित प्रशिक्षण को मान्यता योजना और RPL के माध्यम से कारीगरों को प्रशिक्षित जाने हेतु आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर दी है।